हेलो मेरे प्यारा साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, क्लास 12वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के पहले पार्ट का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। हम लोग इससे पहले बहुत क्लास किए। हम लोग क्लास करते हुए वैद्युत द्विध्रुव पढ़े, पिछले क्लास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तीव्रता में हम लोग पिछले क्लास में समझे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण 3 स्थितियों में तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहला स्थिति हम लोग पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो हम लोगों को एक एक करके सबको पढ़ना है। हम अपने पिछले क्लास में भी बातचीत किए थे कि हम लोग एक एक कर का जितना भी अक्षीय है, निरक्षीय है, किसी भी स्थिति में है, हर स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला सिद्ध करेंगे, निकालेंगे। वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे, सभी लोगों को समझ में आएगा। तो साथियों, आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक सबसे पहला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें क्या है कि ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। अब होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, क्योंकि हमको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हम बिंदु P केंद्र से r दूरी पर मानकर ले लेंगे, और हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में केंद्र से r दूरी मान करके हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बिंदु P की, जिस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है, ये दूरी हम लोग का r है। अक्षीय स्थिति में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो दोनों बिंदु आवेश हैं, इन बिंदु आवेशों से बिंदु P की दूरी निकाल लेंगे। तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 होता है। अब होता क्या है कि 12 है, तो केंद्र से प्लस आवेश की जो दूरी होता है L, और केंद्र से माइनस आवेश की जो दूरी होता है वो भी L होता है। हम लोग पिछले क्लास में द्विध्रुव को समझे थे। द्विध्रुव हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, द्विध्रुव को हम लोग इस तरीके से भी बनाते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिया जाता है, क्योंकि द्विध्रुव के परिभाषा में हम लोग ये बताते हैं कि समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने से जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये द्विध्रुव है, इसका केंद्र होता है O, और केंद्र से दोनों आवेश सेम दूरी पर होता है, और पूरा द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो हमारा 12 हो जाता है, इस तरीके से L और L मिला करके। तो उसी तरीके से हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव की कुल लंबाई हम लोग का 12 है, केंद्र से माइनस आवेश का जो दूरी है L है, और केंद्र से प्लस आवेश की जो दूरी है वो L हो जाएगा। तो ये हमारा द्विध्रुव हो गया। अब इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति इधर की तरफ लिया जाता है। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए P, और इसकी दूरी जो होती है केंद्र से क्या हो जाता है R पे। R मान लो कि इससे वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी R है। तो साथियों, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लिया जाए और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए, तो आप उसके लिए फार्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा अपना ध्यान एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत समस्या देता है बच्चों को। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़े। हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके अक्षीय स्थिति में हम लोग बिंदु रख लिए हैं। अब इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करना है। तो आइए
ये प्लस आवेश हो गया, ये माइनस। हम लोग को कुछ लिखना होता है हल्का सा कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्षीय स्थिति में क्या होता है, एक बिंदु P है जिसकी दूरी द्विध्रुव के केंद्र से R है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये चीजें हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम इस चीजों को थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए क्या लिखते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हम लोग का हो गया। जो थोड़ा सा लिखना होता है उसको हम लोग पहले लिख लिए कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R है। केंद्र क्या है, यहाँ पे O है, O से वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P की दूरी R लिया गया है, R है। अब हमको उस पे क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम Q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे। तो Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, तो देखिए Q आवेश से बिंदु P की दूरी हम देखेंगे तो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक R है, यानी कि केंद्र से P की दूरी R है, तो इतना केंद्र से प्लस आवेश की दूरी L है। तो हमको यहाँ से दूरी ज्ञात करना है बिंदु P की प्लस आवेश से, तो इस L को R में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हो क्या जाएगा कि प्लस Q आवेश से जो दूरी होगा बिंदु P की, वो दूरी आपका हो जाएगा, वो दूरी आपका क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। ये दूरी हो गया प्लस Q आवेश का बिंदु P से दूरी। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे कि माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगा। तो माइनस Q आवेश से देखा जाए तो केंद्र तक तो दूरी R है बिंदु P की। अब इसके आगे देखिए कितना बढ़ रहा है, केंद्र से माइनस आवेश की दूरी L है, तो इस R में अगर हम L को जोड़ देते हैं तो हमारा माइनस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों से अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P की दूरी ज्ञात हो जाता है। प्लस आवेश से R माइनस L दूरी है और माइनस आवेश से बिंदु P की R प्लस L दूरी है। अब क्या होगा, हम लोग बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला देखा है और निकाला है। तो आइए हम लोग बारी बारी से अब क्या करते हैं, एक बार प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
देखिए प्लस क्यू आवेश कारण के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण क्या होता है तीव्रता, तो E1 निकालेंगे, E1 निकलेगा प्लस क्यू आवेश के कारण, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाता है Q और बटा में R के स्क्वायर होता है। R क्या है, R के यानी कि बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, R माइनस L है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q और बटा में R की जगह पे हम लोग रखेंगे R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 1 बन जाएगा। क्या हुआ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग अगले पेज पे देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग को ये ज्ञात करना है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा E2 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। वही फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण, लेकिन R क्या था, तो देखिए R हम लोगों का था क्या, माइनस क्यू आवेश से जो दूरी है बिंदु P की वो R प्लस L है। तो हम लोग R के स्क्वायर के जगह पे R प्लस L का स्क्वायर करेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों का क्या है, ये माइनस क्यू आवेश है तो ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में क्या हो जाएगा R और प्लस L हो जाएगा, R के जगह पे R प्लस L का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग बारी बारी से वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता क्या होगा, यानी कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, क्या हो जाएगा E बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सभी अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण ज्ञात हो जाए जो तीव्रता, उन सभी तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाते हैं, यानी कि E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो E1 प्लस E2 करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आइए देखते हैं कि दोनों समीकरण, हम लोग दो समीकरण ज्ञात किए हैं। तो E1 प्लस E2 हम लोगों को जब करना है तो कैसे होगा, यहाँ से ऊपर ले जाने का कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव का। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो साथियों हम लोग क्या किए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब हम लोग को करना क्या है कि दो समीकरण निकाले हम लोग E1 और E2। इस दोनों समीकरण से
हम लोग E1 और E2 का मान रख देंगे। तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या है, हम लोग अभी पीछे देखें कि E1 का मान हम लोग निकाले थे। E1 बराबर आया था 1/4πε0 Q बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग रखेंगे इस पे, E1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटा में क्या था R माइनस एल का स्क्वायर, और प्लस E2 का मान हमको रखना है। E2 का मान क्या है, माइनस में 1/4πε0 इंटू Q, और बटा में क्या हो जाएगा R प्लस एल दूरी था उसके लिए R प्लस एल का स्क्वायर, ये E2 हो गया। अब क्या होगा E1 प्लस E2, अब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस प्लस का इंटू होता है तो माइनस हो जाएगा। E बराबर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा Q बटा में R माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 1/4πε0 इंटू Q बटा में R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग दोनों समीकरणों को जोड़े तो ऐसा, इसमें से Q/4πε0 Q/4πε0 कॉमन दिख रहा है, तो साथियों हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे। क्या हो जाएगा E बराबर हम लोगों का हो जाएगा Q/4πε0 कॉमन जब हो जाएगा तो बचेगा क्या हम लोग का 1 बटा में R माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस 1 बटा में R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेके हल करते हैं तो ये ऊपर इससे गुणा हो जाएगा और नीचे एलसीएम लेते हैं। तो E बराबर हम लोगों का होता क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा Q में 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा कोष्टक में ये R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में हम लोग का क्या हो जाता है R प्लस एल का स्क्वायर। इतना हम लोग का जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है। क्या हुआ कि इसको इधर गुणा कर दीजिए, दोनों का इंटू करा के एलसीएम ले लीजिए तो आपका ये निकल गया। तो अब क्या होगा, ये देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जैसे बन गया ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग का होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाता है और दूसरे कोष्टक में हम लोग का ए माइनस बी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे उस फार्मूले पर इसको हम लोग रखेंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का परिणामी तीव्रता E का मान, E बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा Q में 4πε0 है इंटू, अब हम इसको हल करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी करेंगे यानी कि R प्लस एल प्लस R माइनस एल ए प्लस बी हो गया। अब दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, तो ए के जगह पे R प्लस एल हो जाएगा माइनस R प्लस एल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का उस फार्मूले पे ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रख लिए। इसमें क्या होगा ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों में अलग रहे, एगो में ए माइनस बी एगो में ए प्लस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब ऊपर देखिए क्या होता है, इस कोष्टक में एक एल है आपका माइनस में और एक एल है प्लस में। देखिए यहाँ पे एल से एल घट जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें आर से आर घट के 0 हो जाएगा, यहाँ 2l हो जाएगा, इसमें 2r हो जाएगा। तो हम लोग का E बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का जो E का मान है E बराबर हम लोग का आ जाता है परिणामी तीव्रता E बराबर Q/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा R और R मिल के ऊपर आपका हो गया है 2r, और एक कोष्टक में आपका बच जा रहा है 2l, और नीचे क्या हो जा रहा है R के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये 2r और 2l का गुणा कराएंगे हम लोग तो E बराबर हो क्या जाता है हम लोग का Q/में 4πε0 इंटू 2r और 2l मिल करके हो जाएगा आपका 4rl, और बट्टे में क्या हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा, यानी कि जब हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि क्या हो जाएगा, जब r
इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तब क्या हो जाता है, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 0 नगण्य मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग एल स्क्वायर के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के जगह पे 0 रखेंगे तो हम लोग का तीव्रता जो निकला है वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, उसका मान हम लोग का हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहाँ पे आपका है 4RL बटे में आर के स्क्वायर माइनस 0, जब एल के स्क्वायर लिख के स्क्वायर करेंगे तो 0 घटेगा तो आर स्क्वायर रहेगा। तो ई बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 4RL और बटे में आर के स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो आर का 4 घात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ई बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ रहा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग Q कॉमन लिए थे, Q हम लोगों से यहाँ से मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए Q हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो ऊपर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और Q को भी इधर ला दीजिए, QL बन जाएगा और इंटू में R हो जाएगा, R भी है और बटा में R का क्या है 4 घात। तो एक R से घात को कैंसिल कराएंगे तो 3 घात बचेगा। ई बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2QL बटा में R का क्यूब। 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। साथियों हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। अब हम इसमें परिणामी तीव्रता E बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और 2QL के जगह पे P बटे में R के क्यूब हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो साथियों आइए, ये हम लोगों का क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसे हम लोग क्या कर लिए, अभी डेरिवेशन कर लिए। अब इस डेरिवेशन से कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब साथियों हम लोग इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, अब अक्षीय स्थिति में हो गया। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अब हम लोग इसे अपने क्लास में करेंगे और समझेंगे अच्छा से। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके सहयोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।